सेक्शन नंबर क्या 92 होना चाहिए। चैप्टर 13 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। क्या था इसके अंदर? सिर्फ एक फ्रेमवर्क था जो हमें लर्न करना है, जिसके अंदर 4 हेड्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमाइज्ड होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आपका। ह्यूमन और कल्चरल फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए, मीन लोगों को ट्रेन करना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को कैसे फॉलो करना है। और इंटीग्रेटेड मीन विद इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, विद इन कल्चर जो है इंटीग्रेट होना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए। वैल्यू क्रिएशन मीन बेनिफिट आउटवे कॉस्ट होनी चाहिए। रिस्क को मैनेज करने की कॉस्ट आती है, क्यों? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आपने बनानी है, रिस्क मैनेजर आपने अपॉइंट करना है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट है, लेकिन वो कॉस्ट कम, बेनिफिट रिस्क मैनेजमेंट की ज़्यादा होनी चाहिए, फिर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अफेक्टिव होगा, वरना अफेक्टिव नहीं है। और डायनामिक होना चाहिए, मीन चेंजिंग बिजनेस रिस्क भी इसके अंदर इजीली इनकॉर्पोरेट किए जा सके, मीन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इंक्लूसिव, स्टेक होल्डर को कंसल्ट करते हुए रिस्क मैनेजमेंट आपको करनी चाहिए, और कंटिन्यूअल बेसिस पे इम्प्रूव भी करना चाहिए। स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक होना चाहिए, मीन इस तरह का सिस्टम हो कि पॉलिसीज़ अगर फॉलो नहीं हो रही तो वो भी हाईलाइट हो जाएं, कोई नए बिजनेस फेस करना पड़ रहे हैं तो वो भी सिस्टम के अंदर से इजीली हाईलाइट हो जाए। दूसरी बात, इसने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ISO 31000 ने क्या की, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, तो उसके कोई 6 स्टेप्स हैं। कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन करनी है, स्कोप, कॉन्टेक्स्ट और क्राइटेरिया सेट करना है, रिस्क असेसमेंट मीन आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस और प्रायोरिटाइजिंग करनी है, रिस्क ट्रीटमेंट यूजिंग टारा फ्रेमवर्क करनी है, मॉनिटरिंग और रिव्यू करना है, और आपने रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग भी करनी है। तीसरा हेड था हमारे पास गाइडलाइंस के, कैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करना है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और हमारे पास 6 गाइडलाइंस थी। लीडरशिप में लीडर को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, लीडर के बिना रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो सकती। डिज़ाइन जो है रिस्क मैनेजमेंट का अच्छा होना चाहिए, इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि इजीली लोग उसे अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली फॉलो इंप्लीमेंट कर सकें। इंटीग्रेशन होनी चाहिए विद इन द सिस्टम, विद इन द कल्चर इंटीग्रेट होना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए, क्यों? अगर पॉलिसीज ऑन टाइम इंप्लीमेंट नहीं हुई तो बिजनेस रिस्क कंट्रोल नहीं होंगे। इवैल्यूएशन, रिव्यू भी होना चाहिए, मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, और साथ इम्प्रूव भी इसे करते रहना चाहिए। एक दफ़ा बना दिया तो इनफ नहीं है, आपको क्या करना है, इसे इम्प्रूवमेंट में भी लगे रहना है। हाँ, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं रिस्क मैनेजमेंट के, लॉसेस मिनिमाइज होंगे, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव मीट होंगे, गवर्नेंस इंप्रूव होगी, मैंडेटरी और वॉलंटरी रिपोर्टिंग में ये हेल्प देगा, इससे अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स आइडेंटिफाई होंगे, और गवर्नेंस इंप्रूव होगी, शेयर होल्डर ट्रस्ट जो है वो क्रिएट होगा। इसके अलावा क्या था, एम्बेडेड रिस्क सिस्टम कोई सेपरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए, एम्बेडेड विद इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एम्बेडेड विद इन द कल्चर होना चाहिए। सर विद इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे एम्बेड करोगे? सर मैडम नहीं, पॉलिसीज होनी चाहिए, वो तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की होती हैं, तो उनको डिफाइन करते वक्त उसके अंदर रिस्क पॉलिसीज भी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। और सर और एम्बेडेड विद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे करोगे? नहीं सब आपकी बारी है। हाँ कि रिस्क मैनेजर और इंटरनल कंट्रोल को क्लोजली वर्क परफॉर्म करना चाहिए, और मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल के साथ मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क पॉलिसीज होने से भी क्या होगा, एम्बेडेड इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा। मिस एम्बेडेड इन द कल्चर कैसे किया जा सकता है? 4 पॉइंट बताने आपने। अवेयरनेस देनी चाहिए मैनेजमेंट को रिस्क की, रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए न्यू बिजनेस रिस्क के ऊपर, उसकी पॉलिसीज के ऊपर, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर रिस्क पॉलिसीज को इंक्लूड करना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट को जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना चाहिए। एक और भी आप बात कर सकते हो कि एम्प्लॉय की ट्रेनिंग रिगार्डिंग रिस्क पॉलिसीज भी करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, एम्बेड विद इन द कल्चर होगा, क्यों? ट्रेनिंग करने से एम्प्लॉय को फील होगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस मीन हमें ट्रेनिंग दी जाए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, इसे फोकस करना है, तो इसे भी एम्बेड विद इन द कल्चर होगा।
या कोई नए बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने में, रिस्क को मैनेज करने में कोई इंप्लॉइज हेल्प आउट कर रहे हैं तो उनके लिए कोई रिवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। क्यों, नोट देख के भी लोगों के मूड बदल जाते हैं ना, क्या करा है, तो रिवार्ड देखते हुए एम्प्लॉय क्या करेंगे, फिर रिस्क को फोकस करना शुरू कर देंगे, मीन अपने दिमाग के अंदर बसा लेंगे कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि उससे रिवार्ड मिलना है, तो उसे भी इम्बेड विद इन द कल्चर हो जाएगा। ये भी दो बातें कर सकते हैं। हाँ, इम्बेडेड विद इन द कल्चर के लिए कोई रिवार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए फॉर एम्प्लॉयज, अगर वो हेल्प देते हैं बिजनेस रिस्क को मैनेज करने में। जी हमारे पास आगे गए तो कुछ रिस्क की टाइप्स दी गई हैं, कुछ रिस्क की टाइप्स दी गई हैं। इनमें कुछ टाइप्स हमारी आईकैप बुक के अंदर हैं और कुछ नहीं हैं, लेकिन मैंने दे दी हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पागल भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। फंडामेंटल रिस्क एंड सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, फंडामेंटल रिस्क एंड पर्टिकुलर रिस्क, फंडामेंटल रिस्क एंड पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल रिस्क क्या है? एक ऐसा रिस्क है जो हर बंदे को, हर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा, उसी का नाम देंगे फंडामेंटल रिस्क। पर्टिकुलर, जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन को फेस करना पड़ेगा, जो उससे रिलेट करता है। फंडामेंटल रिस्क क्या है? पॉल्यूशन। क्या रिस्क का मसला हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बंदे को फेस करना पड़ेगा, पोल्यूशन होगी तो कोई भी बचेगा नहीं। पर्टिकुलर रिस्क क्या है? एक ही बंदे को, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा, लाइक सूटा, क्या कहला है, लगाने से सुकून मिलता है, क्या कहला है, तो इसका नुकसान किसको होगा? जो सूटा लगा रहा उसी सुकून मिलेगा, उसकी ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? सुकून कब्र में। क्या कहला है, जो नहीं सूटा लगाएगा उसे इसका रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर, जो एक पर्टिकुलर बंदे को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ेगा, और फंडामेंटल जो जेनेरिक है, मीन हर बिजनेस, हर बंदे को फेस करना पड़ेगा, लाइक पॉल्यूशन का रिस्क। ठीक हो गया। आगे दो और कैटेगरीज हैं, स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क, मीन इनको रिलेट करके पढ़ना है, ये दो आपस में रिलेट हो गए। अब स्पेकुलेटिव और प्योर रिस्क आपस में रिलेट हो गए। स्पेकुलेटिव क्या है? एक ऐसा रिस्क जिसके आउटकम दोनों हैं, फायदे वाले भी, नुकसान वाले भी, मीन दो तरह के आउटकम देता है, बेनिफिशियल भी और हार्मफुल भी। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप डील करोगे तो दोनों तरह के फायदे हो सकते हैं, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। करेंसी रिस्क, कमोडिटी रिस्क क्या था? गेन भी हो सकता था, लॉस भी हो सकता था। तो ये क्या है? स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क क्या है? जिसके बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल ही हैं, फायदे वाले उसके बेनिफिट नहीं है। इन ऐसा रिस्क जिसके बेनिफिट क्या है? सिर्फ सिर्फ हार्मफुल ही हैं, उसके कोई फायदे वाले बेनिफिट नहीं है। स्मोकिंग, बेनिफिट क्या है? फायदे वाले भी हैं, सुकून मिलता है, हाँ सुकून मिलता है, जज्बा आता है, एनर्जी आती है, और अगर ना सूटा लगाएं तो फिर भी जज्बा आ रहा होता है। हाँ, नशेई वाली हालत वही होती है, कोई बात करता आगे से काट रहे होते हो। सो ऐसा रिस्क जिसके आउटकम दोनों हैं, बेनिफिशियल भी हार्मफुल भी, वो क्या है? स्पेकुलेटिव। और ऐसा रिस्क जिसका बेनिफिट सिर्फ एक ही, और वो क्या है? गंदा, मीन हार्मफुल, उसे क्या नाम देंगे? प्योर रिस्क। सो फंडामेंटल और पर्टिकुलर हर एक को फेस करना पड़ेगा नहीं, एक बिजनेस या एक पर्सन को ही फेस करना पड़ेगा। और स्पेकुलेटिव दोनों तरह के आउटकम है, बेनिफिशियल भी, हार्मफुल भी, और प्योर सिर्फ एक ही आउटकम है, और वो क्या है? हार्मफुल। रिस्क एपोटाइट, रिस्क एटीट्यूड, रिस्क कैपेसिटी मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाउ मच रिस्क का बिजनेस कैन अफोर्ड, एपोटाइट, ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स रिस्क, जो कि रिस्क सीकर, रिस्क एवर्स दोनों हो सकते हैं, एटीट्यूड, और रिस्क कैपेसिटी, हाउ मच रिस्क का बिजनेस कैन बियर, एक बिजनेस कितना रिस्क बियर कर सकता है इन मनी टर्म, वो क्या है? रिस्क कैपेसिटी। स्ट्रेटेजिक रिस्क और ऑपरेशन रिस्क क्या थे? और रिस्क टू बिजनेस, जब भी कोई रिस्क लिखना है ना तो आपने इस सेंटेंस स्टार्ट करना है, आर रिस्क टू बिजनेस। सो स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या है? आर रिस्क टू बिजनेस ड्यू टू पुअर प्लानिंग एट स्ट्रेटेजिक लेवल बाय नॉट कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर इनटू कंसीडरेशन। और ऑपरेशन रिस्क क्या है? आर रिस्क टू बिजनेस ड्यू टू पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी एट ऑपरेशन लेवल बाय नॉट फॉलोइंग ऑल द पॉलिसीज एट ऑपरेशन लेवल। क्या कह रहा है? इससे आगे गए तो हमें कुछ रिस्क की टाइप्स और मिली। फाइनेंशियल रिस्क, ये क्या है?
फाइनेंशियल रिस्क है ड्यू टू एडवर्स कंसिक्वेंसेस ऑफ फाइनेंस या नॉट मैनेजिंग फाइनेंस, मीन फाइनेंस को मैनेज ना करने की सूरत में जो एडवर्स कंसिक्वेंसेस हैं वो क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। मीन प्रॉफिट आपका जनरेट नहीं हो रहा, लॉसेस आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गोइंग कंसर्न का इशू आ गया, तो ये क्या है, फाइनेंशियल रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क है आ रिस्क ड्यू टू बैड या पुअर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट। मीन शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को अगर आपने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया तो उसकी वजह से जो बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ेगा उसे क्या नाम दिया जाएगा, लिक्विडिटी रिस्क। A risk due to poor short-term cash flow management by the business is called liquidity risk. मीन आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ गया है, आपकी वर्किंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मीन शॉर्ट टर्म कैश फ्लो आपसे मैनेज नहीं हो रहे, तो ये क्या है, लिक्विडिटी रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या, रिस्क है कि हम डेटर से पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे। आ रिस्क टू बिजनेस by not recovering debt from the debtor, या a risk to business due to collapse of debtor, मीन डेटर कोलैप्स कर गया तो सूरत में जो बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ेगा, ये क्या है, क्रेडिट रिस्क। मीन डेटर कस्टमर के साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ एसोसिएटेड है, कस्टमर के साथ एसोसिएटेड है। मीन कस्टमर से पैसा अगर रिकवर नहीं हो सकेगा, क्यों, आपने उधार दिया, क्रेडिट दिया, और अगर वो रिकवर नहीं हुआ तो इसे क्या नाम देंगे, क्रेडिट रिस्क। एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, आ रिस्क that customer default in paying the loan to the bank। क्या कहता है कि कस्टमर लोन पे करने में डिफॉल्ट कर गया, तो ये क्या, बैंक के पॉइंट से क्रेडिट रिस्क, मीन पैसा रिकवर नहीं हो सका। हाँ, बिजनेस के पॉइंट से डेटर से अगर पैसा रिकवर नहीं होती, क्या है, क्रेडिट रिस्क। इससे आगे गए तो हमें एक रिस्क मिलेगा, करेंसी रिस्क, जिसकी आगे तीन टाइप हैं, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसलेशनल एंड इकोनॉमिक रिस्क। करेंसी रिस्क क्या है, आर रिस्क ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, रिस्क ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। उसकी सूरत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो आपका लॉस हुआ है उसे क्या नाम देंगे, करेंसी रिस्क। रिस्क ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तीन टाइप्स के होते हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क, ट्रांसलेशनल रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क। ट्रांजैक्शन क्या है कि ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते वक्त अगर एडवर्स मूवमेंट होगी करेंसी रेट में, तो सूरत में जो लॉस हुआ वो क्या है, ट्रांजैक्शन रिस्क। क्या कहला, ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन करेंसी रेट वाइल परफॉर्मिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एक्सपोर्ट कर रहे थे तो क्या हुआ, आपका रुपी जो है वो रेट बढ़ गया, मीन बाहर से डॉलर कम मिले, आप इंपोर्ट करते वक्त डॉलर का रेट बढ़ गया, मीन आपकी करेंसी का रेट कम हो गया। तो दोनों सूरत में आपको नुकसान, ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन करेंसी रेट वाइल परफॉर्मिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांसलेशनल, सब्सिडरी के एसेट को रीट्रांसलेट करते वक्त अगर एडवर्स मूवमेंट होगी तो उस सूरत में जो लॉस हो गया, ये क्या है, ट्रांसलेशनल रिस्क। और इकोनॉमिक रिस्क क्या है, जो पाकिस्तान में हमें फेस करना पड़ रहा है, क्या कहला है, ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिस्क। डॉलर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ता जा रहा है सर, आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहता है मुझे क्या पता क्यों बढ़ रहा है, उसे पूछिए रास्कल, अगर तुझे नहीं पता तो फिर किसको पता होना चाहिए। कहता है मुझे क्या पता क्यों बढ़ रहा है, कौन कह रहा है, कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर। आपको पता है क्यों बढ़ रहा है, आपको पता है क्यों बढ़ रहा है, हाँ, पैसा बाहर जा रहा है, क्यों, आपका कंट्री डिफॉल्ट कर रहा है, आपके कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन 160% पे पहुंच गया, 160% पे पहुंच गया करंट इन्फ्लेशन। उस वजह से इन्वेस्टर क्या कर रहा है, यहाँ से भाग रहा है, बाहर जा रहा है। कैसे बाहर जाएगा, बाहर की करेंसी लेके जाएगा ना, बाहर की करेंसी क्या है, डॉलर, डॉलर खरीद रहा है, इसलिए डॉलर की डिमांड की सूरत में डॉलर ऊपर जा रहा है। डॉलर नीचे आ सकता है कैसे, डॉलर कैसे नीचे लाया जा सकता है, आपको आज अगर फाइनेंस मिनिस्टर कंट्री का बना दिया जाए, आप कैसे डॉलर को नीचे लाओगे। एक ही सूरत में डॉलर नीचे आ सकता है अगर आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बढ़ जाए, लेकिन एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब आपके पास बाहर देने के लिए कुछ होगा, बाहर देने के लिए तब कुछ होगा जब कोई इंडस्ट्री में चीज़ें बनेगी, कोई इन्वेस्टमेंट होगी। एक दूसरी सूरत है, बाहर के कंट्री लाइक यूएई या सऊदीया को देखें तो पिछले 12 सालों से तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे उनकी करेंसी और डॉलर का रेट सेम है,
लाइक 3.65 दिरहम का $1 है। पिछले 12 सालों से मैं ये देख रहा हूँ। कैसे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू। जैसी डॉलर की डिमांड बनती है वो रिजर्व से क्या करते हैं? सप्लाई दे देते हैं। डॉलर की मार्केट में सप्लाई आती है, वो क्या करते हैं? डॉलर बाय करके अपने पास रख लेते हैं। तो उससे क्या करते हैं? डॉलर को मेंटेन कर लेते हैं इकॉनमी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू। हमारे पास वो नहीं है। वो होते तो उसके थ्रू हम मैनेज कर सकते थे। हिसाक डार के दौर में थे, उसने इस तरह से स्टेबल किया हुआ था डॉलर को, आर्टिफिशियल किया हुआ था। भाई आर्टिफिशियल तुम लोग कर लो। वो रिजर्व उसने कैसे रखे हुए थे? फौजियों से बचा के। वो चाहते हैं जो भी पैसा हो हमें दिया जाए। क्यों? जंग लड़ेगी, हमें जंग के लिए पैसा चाहिए, जंग लगी हुई है। क्या कहना? हमें जहाज़ चाहिए, हमें वेपन्स चाहिए, हमें तोपें चाहिए। क्यों? जंग लगी हुई है, पैसा चाहिए। क्या कह रहा है? या नहीं, आर्मी चीफ साहब रिटायर होने लगे, बाहर जाना उन्होंने। जितने भी रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे जंग लगी, यहाँ पे कोई रिटायर बंदा आपको मिलेगा नहीं। तो बेसिकली तंग किया उसको, बेचारा भाग गया। और उसके बाद से इकॉनमी हमारी स्टेबल नहीं हुई। तब उसके भागने के बाद एक फाइनेंस मिनिस्टर आया, मुफ्ता इस्माइल। उसने आते ही क्या किया? इकॉनमी को चलाने के लिए अपनी करेंसी को डी वैल्यू किया। क्यों? डी वैल्यू करने से क्या होगा? इंपोर्ट कम होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी। लेकिन बेचारा ये भूल चुका था कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, माल होना चाहिए। माल था नहीं, और उसका ऐसा एडवर्स इफेक्ट आया कि वो डीवैल्यूएशन आज तक नहीं पकड़ी गई। और वही मुफ्ता इस्माइल अब फिर फाइनेंस मिनिस्टर आ गया और अब फिर उसने करेंसी को डीवैल्यू किया कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगी इससे। लेकिन फिर नहीं पता कि हमारे पास माल क्या, हमारे पास तो अब इन्वेस्टर भी नहीं है। और अब कहता है कि मुझे क्या पता डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है। कहता है डॉलर मुझे क्या पता क्यों ऊपर जा रहा है। हालांकि करेंसी को डीवैल्यू खुद किया इसने। सर हम क्या बातें कर रहे थे? सो करेंसी रिस्क क्या है? करेंसी रिस्क क्या है? क्या अगले 5 सालों में डॉलर नीचे आएगा पाकिस्तान में? नहीं आएगा। क्या 5 सालों में आपकी इंडस्ट्रीज काबिल हो जाएगी कि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएंगी? ये नहीं पॉसिबल। तो क्या डॉलर नीचे भी आएगा? नहीं। स्टेबल अगले कोई 2 माह में तो नज़र नहीं आ रहा, बढ़ता ही नज़र आ रहा है। इसलिए कोई 100-200 रुपये है ना, डॉलर खरीद के रख लो, बढ़ जाएगा ना। क्या ख्याल है? बढ़ जाएगा। जितने पैसे हैं उसके डॉलर खरीदो। लेकिन अब मार्केट में लोग डॉलर बेच ही नहीं रहे। डॉलर मार्केट में रेट चल रहा है 245। कल मैंने पता किया, भाई ख़रीदना है, कहते 260 का बेचेंगे आपको। आपके पास है तो हम 245 में लेंगे, आपने देना है 260 का लेंगे। मतलब ना है भाग। क्यों? हर बंदे को पता है इसने अब ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना। ऊपर ना भी है तो कम से कम इतना स्टेबल तो रहेगा ही रहेगा। और गवर्नमेंट ने एक और बड़ी बेवकूफ़ी की, प्रॉपर्टी पे टैक्स बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया। वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे अब करनी है? फॉरेन करेंसी के अंदर। कि वो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट पकड़ी नहीं जा सकती किसकी कितनी है। मार्केट में इतनी डॉलर बेचने वाली दुकानें, किसी भी डॉलर खरीद के रख लो। उस वजह से भी डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। प्रॉपर्टी में अब आहिस्ता आहिस्ता सलम पाना शुरू हो जाएगा। हालांकि इनको करना क्या चाहिए? टैक्स इस वक्त छोड़ देने चाहिए। बिजनेस परफॉर्म करो जैसे मर्जी, कोई टैक्स नहीं है, ताकि पैसा इकॉनमी के अंदर आएगा तो इकॉनमी ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मुफ्ते हैं, इनको नहीं पता करना क्या है। खैर अपनी जगह पे शायद वो भी ठीक कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है, समझ नहीं आ रही फिलहाल उसे। सो करेंसी रिस्क ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो लॉस हमें हो रहा है, ये क्या है? करेंसी रिस्क। ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते वक्त जो एडवर्स मूवमेंट आया उस वजह से जो लॉस हुआ, ट्रांजैक्शन रिस्क। सब्सिडी के एसेट या फॉरेन एसेट को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते वक्त जो रेट डिफरेंस से लॉस हुआ, वो क्या है? ट्रांसलेशन रिस्क। और इकोनॉमिक रिस्क ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, जो फॉरेन एक्सचेंज में चेंज आ रहा है, उस सूरत में लॉस क्या है? इकोनॉमिक रिस्क। ये बात समझ आती है?
क्या हमने पढ़े? फंडामेंटल रिस्क और पर्टिकुलर रिस्क, स्पेकुलेशन रिस्क, प्योर रिस्क, रिस्क एपोटाइट, रिस्क एटीट्यूड, रिस्क कैपेसिटी, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क। और करेंसी रिस्क में आगे उसकी 3 टाइप, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है? ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन द मार्केट इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट, एक एसेट की वैल्यू में मार्केट में जो एडवर्स मूवमेंट आई उसकी सूरत में जो आपको रिस्क फेस करना पड़ा है उसे क्या नाम देंगे? मार्केट रिस्क। एक एसेट की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू, एक बॉन्ड की वैल्यू अगर मार्केट में गिरी है तो उसकी वजह से जो आपको रिस्क फेस करना पड़ा है इसे क्या नाम देंगे? मार्केट रिस्क। एक करेंसी की वैल्यू जो आपने बाय की थी अगर मार्केट में उसकी वैल्यू गिरी है तो उसकी वजह से जो आपको रिस्क फेस करना पड़ रहा है इसे क्या नाम देंगे? मार्केट रिस्क। मीन ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन द मार्केट इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट, एनी करेंसी, एनी शेयर या एनी बॉन्ड, मीन जिसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट है, अगर मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई तो सूरत में जो रिस्क फेस करना पड़ रहा है ये क्या है? मार्केट रिस्क। जिससे थोड़ा और आगे चलें, प्रोडक्ट रिस्क क्या है? कि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर है और उस वजह से आपको कोई लॉसेस बेयर करना पड़े, मीन मार्केट में एक्सेप्ट नहीं हुई, तो इसे नाम देंगे प्रोडक्ट रिस्क का। ड्यू टू पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट नॉट एक्सेप्टेड इन द मार्केट, मीन मार्केट में एक्सेप्ट नहीं की गई, किसी ने मुंह नहीं लगाई। पर्टिकुलर रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या है? ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में। प्रॉपर्टी रिस्क, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डिसेंसी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिसेंसी, मीन अगर आपने डिसेंट बिजनेस परफॉर्म ना किया, इनडिसेंट बिजनेस की सूरत में। इनडिसेंट बिजनेस क्या हो सकता है? टबैको का बिजनेस डिसेंट नहीं है, वेपन्स का बिजनेस डिसेंट नहीं है, क्यों? ये चीजें अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से अगर आपकी रिप्यूट अफेक्ट हुई, क्यों? बिजनेस डिसेंट नहीं था, तो इस सूरत में जो रिस्क फेस करना पड़ेगा वो क्या है? प्रॉपर्टी रिस्क। मीन टबैको का बिजनेस करने में ऑलवेज प्रॉपर्टी रिस्क हाई है, वेपन्स का बिजनेस करने में ऑलवेज प्रॉपर्टी रिस्क हाई है। फिजिकल रिस्क, फिजिकल रिस्क क्या है? कि आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी है वो चोरी ना हो जाए, जल ना जाए, लॉस ना हो जाए इन ट्रांजिट, तो सूरत में जो रिस्क फेस करना पड़ेगा उसे क्या नाम देंगे? फिजिकल रिस्क। ट्रेड रिस्क, ये क्या हो सकता है? ट्रेड रिस्क क्या है? कि कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर कैंसिल किया तो उस वजह से जो रिस्क फेस करना पड़ेगा, नुकसान होगा, वो क्या है? ट्रेड रिस्क ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर बाय द कस्टमर। लिक्विडिटी रिस्क फिर से आ गया, ड्यू टू पुअर शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेजमेंट। रेपुटेशन रिस्क क्या होगा? ड्यू टू बैड रिप्यूट इन द मार्केट। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क क्या होगा? जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री को फेस करना पड़ेगा, बाकी बिजनेस को फेस नहीं करना पड़ेगा, तो उसे क्या नाम देंगे? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। मीन कोई एक इंडस्ट्री डिक्लाइन में चलेगी तो उस इंडस्ट्री के बिजनेस को फेस करना पड़ेगा, जो क्या है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। और रेजिडुअल रिस्क, ये क्या है? अ रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड, एक ऐसा रिस्क जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता, मीन ना रिड्यूस किया जा सकता है और ना उसे ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे क्या नाम देंगे? रेजिडुअल रिस्क का। एग्जांपल कोई दी जा सकती? रिस्क ऑफ टेररिस्ट अटैक रिड्यूस किया जा सकता है, टेररिस्ट अटैक को आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर रिड्यूस हो सकता तो पूरी दुनिया में ये टेररिस्ट अटैक हो ही ना रहती। ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं, ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। इन ऐसा रिस्क जिसको मैनेज किया ही नहीं जा सकता, वो क्या है? या रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर, रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर, आज जलजला आ जाए, बिजली गिर जाए, तूफानी बारिश आ जाए, क्या इसे रिड्यूस या ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं। तो ये क्या है? रेजिडुअल रिस्क, अ रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड। हमने पढ़ा रिस्क को ट्रीट करना है, कंट्रोल करना है कैसे? एक्सेप्ट, ट्रांसफर, अवॉइड, रिड्यूस। वो कहता है कौन से रिस्क को अवॉइड करना है? रेजिडुअल रिस्क को, अ रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज्ड।
तो ऐसे रिस्क को क्या करना है, अवॉइड करना है। मीन ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं पढ़ना जहाँ पे कोई रेजिजुअल रिस्क एग्जिस्ट करता हो। अदरवाइज अवॉइडेंस अच्छी ऑप्शन नहीं है, किसी तरह से रिड्यूस या ट्रांसफ़र करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, कौन सा रिस्क आपने अवॉइड करना है जो ना रिड्यूस हो सकता है ना ट्रांसफ़र हो सकता है, वो क्या है, रेजिजुअल रिस्क, आ रिस्क दैट कैन नॉट बी मैनेज लाइक नेचुरल डिजास्टर का जो रिस्क है। जी, हमारे पास कुछ रिस्क की टाइप्स थी जिनके ऊपर एग्जामिनर कोई एमसीक्यूज भी बना सकते हैं, कि 2-4 के नाम लेके आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी कह सकते हैं। अब चैप्टर 14 हमने पढ़ा था फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का। आई कैप बुक में उसके एंड पे 2 छोटे छोटे टॉपिक थे जो मैंने यहाँ पे रिस्क के चैप्टर में ही इंक्लूड कर दिए, क्योंकि थ्योरी यहाँ पे सारी थी तो मैंने सोचा वो भी थ्योरी यहीं पे ले आए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक एरिया रह जाए। क्या 2 टॉपिक थे, एक क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज करना है और एक लिक्विडिटी रिस्क को कैसे मैनेज करना है। क्रेडिट रिस्क है क्या, कि कस्टमर पेमेंट डिफॉल्ट ना कर जाए, इस चीज़ का जो रिस्क है वो क्या है, क्रेडिट रिस्क। इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसके लिए कुछ टूल्स हैं। क्या टूल्स हैं, सेटिंग क्रेडिट लिमिट्स। मीन अगर आप कस्टमर को उधार पे माल दो एक लिमिट के अंदर, और वो लिमिट कैसे सेट करो, कस्टमर की औकात को देखते हुए, तो फिर क्रेडिट रिस्क को कुछ ही हद तक मैनेज किया जा सकता है। कैसे आप क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हो, लाइक कोई लिस्टेड कंपनी है तो सपोज उसकी लिमिट आपने 40 मिलियन सेट कर दी, क्यों, बड़ी कंपनी है तो बड़ी लिमिट दी जा सकती है इसे। कोई अदर लिस्टेड कंपनीज हैं, मीन लिस्टेड कंपनी विद मिनिमम बी क्रेडिट रेटिंग, मीन इसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, ए या बी है। हाँ, अगर बी से छोटी क्रेडिट रेटिंग वाली है तो उसकी लिमिट मैक्सिमम कितनी रखो, 10 मिलियन। कोई प्राइवेट कंपनी है तो कितनी लिमिट रखो, 2 मिलियन। हाँ, कोई पार्टनरशिप या इंडिविजुअल है तो इनको उधार पे माल दो ही ना, क्यों, ये इंडिविजुअल भाग गया तो आप कहीं से पैसा रिकवर नहीं कर सकते, क्यों, इनकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड। कंपनी की सूरत में कंपनी के एसेट बेच के आप पैसा रिकवर कर सकते हैं। क्या करा, तो लोगों की क्रेडिट लिमिट सेट करो उनकी औकात के अकॉर्डिंगली। इससे क्या हो सकता है, क्रेडिट रिस्क को मैनेज कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों, एक बंदे की औकात से ज़्यादा उसे उधार दे दोगे तो फिर क्रेडिट रिस्क का चांस हाई होगा ही होगा, क्यों, वो नहीं दे पाया तो आपका नुकसान हो गया। क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने का एक और टूल है रेगुलर मॉनिटरिंग, कि एक कंपनी को आपने उधार पे माल दिया है तो उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो रेगुलर बेसिस पे। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखो, उसकी सेल ग्रोथ को देखो, उसकी लिक्विडिटी को देखो, कहाँ से उसके फाइनेंशियल रिजल्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से, जहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ ये उधार देने के काबिल है या नहीं है। क्या ख्याल है, अगर आपको पता चला इसकी परफॉर्मेंस बुरी जा रही है, इसकी रेशियोज बुरी जा रही हैं, तो वहीं पे क्या करो, क्रेडिट पे माल देना बंद कर दो। जिससे क्या हो जाएगा, क्रेडिट रिस्क आपका मैनेज हो जाएगा। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, क्रेडिट इंक्रीज कर दो। परफॉर्मेंस अगर एक कंपनी की कस्टमर की डिक्रीज हो रही है तो क्या करो, क्रेडिट लिमिट को और रिड्यूस कर दो, जिससे क्रेडिट रिस्क को क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। क्या ख्याल है, एक कंपनी को उधार पे माल दे दिया, उसके बाद आपने कभी उसकी तरफ देखा ही नहीं वो क्या कर रहा है, जिंदा है, बीमार है, क्या है, तो क्रेडिट रिस्क आपका हाई होगा। तो क्या करना है, आपने उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मॉनिटर करनी है, मीन की रेशियोज उसकी चेक करनी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है, उसकी सेल ग्रोथ को देखना है, उसकी लिक्विडिटी मीन करंट रेशियो को देखना है, ऊपर जा रही है या डाउन जा रही है, उसकी गियरिंग रेशियो को देखना है, हाई जा रही है या लो जा रही है, जिसकी बेस पर आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि इधर फर्दर हमें और क्रेडिट पे माल देना चाहिए इसे या नहीं देना चाहिए। क्रेडिट रिस्क को मैनेज किया जा सकता है गारंटीज के थ्रू। गारंटीज क्या है, किसी एक बिजनेस को उधार पे माल देने के लिए किसी दूसरे बिजनेस से उसकी गारंटी ले लो, ताकि अगर उसने वो उधार वापस नहीं किया तो दूसरा बिजनेस तो कम से कम आपको उधार देगा। बैंक क्या करते हैं, एज ए सिक्योरिटी एसेट रखवा लेते हैं, कोलैटरल। वो कोलैटरल क्या है, गारंटी, कि अगर पैसे वापस ना मिले तो एसेट बेच के पैसे रिकवर करने के। क्या करें, तो क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए टूल क्या है, क्रेडिट लिमिट अकॉर्डिंग टू औकात सेट करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है डेटर की जो है वो मॉनिटर करते रहना, या गारंटी मीन किसी अदर बिजनेस से गारंटी ले लेना, डिफॉल्ट की सूरत में वो पे करेगा, या फिर कोलैटरल मीन कोई सिक्योरिटी जो है वो अगेंस्ट क्रेडिट रखवा लेना। या टूल क्या है, क्रेडिट इंश्योरेंस, मीन क्रेडिट की इंश्योरेंस करवा लो। बाहर के कंट्रीज में क्या होता है, बैंक से अगर मैंने लोन लिया ना तो बैंक ने इस लोन की इंश्योरेंस करवाई हुई है। अगर मैंने पैसे बैंक को नहीं दिए तो बैंक कहाँ से लेगा, इंश्योरेंस कंपनी से। तो एक बिजनेस भी अपने क्रेडिट की इंश्योरेंस करवा सकता है। उधार पे मैं माल दे रहा हूँ, आपने क्या किया, इस उधार की इंश्योरेंस करवा ली, किससे, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ, उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ देना पड़ता है। अगर डेटर डिफॉल्ट कर गया तो आपको पैसे आपके मिल जाएंगे कहाँ से,
इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, वो आप दोगे। इंश्योरेंस आपने करवाई ना, अपना रिस्क आप मैनेज कर रहे हो, क्या ख्याल है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम फिर आपने पे करना, मीन इसकी कॉस्ट आती है। ठीक हो गया। या कुछ और टूल्स भी हैं क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए। एक टूल है फैक्टरिंग भी। क्या है फैक्टरिंग? फैक्टरिंग क्या है? अपने डेटर्स किसी बदमाश कंपनी को बेच देना कि यार ये डेटर मेरा मुझसे रिकवर नहीं हो रहा। तो ऐसी बदमाश कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्हें नाम दिया जाता है मर्चेंट का। आप क्या करते हो, अपने डेटर्स को 100 का डेटर था मर्चेंट को दे दोगे, मर्चेंट कहेगा भाई मैं आपको 90 दूंगा। हाँ, बाद में मर्चेंट क्या करेगा, उसे 100 ही रिकवर करेगा, मीन 10 रुपये वो कमाएगा। हाँ, आपको इससे क्या होगा, डेटर कुछ हद तक रिकवर हो जाएगा। मीन इसको क्या नाम दिया जाता है, सेलिंग या डिस्काउंटिंग। सेलिंग या डिस्काउंटिंग रिसीवेबल्स फ्रॉम मर्चेंट। इलीगल नहीं, लीगल है। एक डेटर से पैसे लेने हैं, आप आज बैंक के पास जाओ कि फलां बंदे ने मेरे जो है वो 3 माह बाद 100 रुपया देना है। बैंक कहेगा चलो ठीक है, मैं तुझे आज जो है इस 100 के अगेंस्ट 90 दे देता हूँ, बाद में 3 माह बाद मैं 100 से रिकवर कर लूँगा। ये क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ डेटर्स। कहाँ से, मर्चेंट बोले तो बैंक से करवा लिया आपने। या मर्चेंट क्या है, कोई बदमाश कंपनी भी है जिसको आपने अपने डेटर दे दिए और रिकवर वो करेंगे, हाँ आपको उस अमाउंट से लेस अमाउंट वो दे देते हैं। इसमें 2 तरह की फैक्टरिंग होती है, विद रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स। हमारे सिलेबस में नहीं है। विद रिकोर्स क्या है कि पैसे अगर मर्चेंट को वापस ना मिले तो फिर 3 माह बाद डेटर आपके पल्ले पड़ जाएगा और आपको मर्चेंट के पैसे वापस देना पड़ेंगे। विदाउट रिकोर्स क्या है, पैसे मिले ना मिले मर्चेंट जाने, आपका दिमाग खत्म हो गया, आपने बस थोड़ी सी अमाउंट लेके रिकवरी कर ली। ये भी एक टूल है क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने का। क्या करें, कुछ और टूल भी हो सकते हैं। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, ये तो पढ़ा हुआ है ना हमने कि डेटर को क्या करो, लालच देके उसे पैसे रिकवर कर लो। भाई तूने 100 देने हैं, 3 माह बाद देने हैं, चल आज 90 दे, बात खत्म करते हैं। क्या करें, जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आगे फ्यूचर के हालात बहुत तबाहकुन होने जा रहे हैं। सपोज पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है और डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर तो पैसे पूसे जो मैंने लेने हैं वो भी नहीं मिलने, तो रिकवर करो और निकलो यहाँ से। तो जो 3 माह बाद मिलने हैं वो भी आज लो। 100 देना है, चल 80 दे, जान छोड़, ख़त्म। कल को पता नहीं वो 80 भी मिलने हैं नहीं मिलने। क्या ख्याल है, कोरोना स्टार्ट हो गया दोबारा से, केसेस आना शुरू हो गए। ओह, ये तो हालात वापस वही ना आ जाए। डेटर को फ़ोन करो, यार तूने मेरा 100 रुपया देना है, हाँ देना है, आज 80 में डील करता है, जितने निकलते हैं निकालो, जान छुड़ाओ। ये क्या है, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, किस लिए, क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए। सो क्रेडिट रिस्क क्या है, अ रिस्क टू बिजनेस ड्यू टू क्रेडिट डिफॉल्ट बाय द डेटर्स आर कस्टमर। कैसे मैनेज किया जाएगा, टूल्स हैं हमारे पास, सेटिंग क्रेडिट लिमिट, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द डेटर, ऑब्टेनिंग गारंटी अगेंस्ट क्रेडिट, लास्ट क्या, डेटर इंश्योरेंस, या कुछ अदर टूल्स हैं। अदर टूल्स में क्या आता है, फैक्टरिंग आई सेलिंग और डिस्काउंटिंग डेटर्स फ्रॉम मर्चेंट, या फिर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। क्या कहना है, यही बातें नीचे की गई हैं। ये चैप्टर 14 का टॉपिक है। थ्योरी बेस एग्जामिनर पूछ सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी। लिक्विडिटी रिस्क क्या था सर, रिस्क ड्यू टू पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट बाय द बिजनेस, के बिजनेस ने कैश फ्लो को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, तो सूरत में जो रिस्क है वो क्या है, लिक्विडिटी रिस्क। इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, स्टैंडिंग क्रेडिट लाइंस। क्रेडिट लाइंस क्या है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ने आपको फैसिलिटी दे दी कि भाई आपके बैंक अकाउंट में मैंने सपोज 5 मिलियन तक की एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दी है। आपने अगर किसी की पेमेंट करनी है और आपके पास पैसे नहीं हैं, मीन आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो है, तो फिर भी आप पेमेंट कर सकते हो अपने अकाउंट से, कितनी, मैक्सिमम 5 मिलियन तक। ये क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मीन आपने बैंक से उधार लिया हुआ एक तरह का। हाँ, जब पैसे आएंगे इस अकाउंट में जाएंगे तो अकाउंट पहले आपका ज़ीरो होगा,
मीन ये माइनस बैलेंस फिल होगा और उसके बाद ऊपर जितने होंगे उससे क्या हो जाएगा, आप पॉजिटिव हो जाएगा। क्या कहना। इसी तरह से बैंक से आप जो है वो एक लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी भी ले लेते हो। लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी आप कब लेते हो, जब आपको पता होता है कि फ्यूचर में मैंने कुछ पेमेंट्स करनी होती हैं लेकिन समटाइम पैसे नहीं होते, तो आप बैंक से एक अरेंजमेंट कर लेते हो लाइन ऑफ क्रेडिट की। कितने को पैसे देने हैं तो आप अपनी एक लिमिट देख लेते हो कि सपोज मुझे कोई 10 को मिलियन तक मैक्सिमम पेमेंट करना पड़ सकती है, अदरवाइज से कम ही होती है। तो आपने बैंक से एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो सेट कर लिया, कितने का, 10 मिलियन का। बैंक ने क्या किया, 10 मिलियन रुपीस आपके अकाउंट में रख दिया एज ए लोन। आप उसमें से जितनी जरूरत पड़ेगी वो यूज करते रहोगे और इंटरेस्ट आपको जब देना है पूरे 10 मिलियन पे नहीं, जितना आपने यूज किया होगा उतने पे पर डे के हिसाब से बैंक फिर क्या करता है, आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है। मीन जस्ट लाइक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट में अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है, इसमें क्या है, बैंक ने एक लोन की अमाउंट आपके अकाउंट में रख दी है 10 मिलियन, आप उसमें से जितना मर्जी 10 मिलियन में से यूज कर लो और जितना यूज करोगे उतना पर डे के हिसाब से आपको बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज किया जा सकता है कैसे, बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अरेंज करके या लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी अरेंज करके, ताकि कभी कोई मसला आया छोटा मोटा शॉर्ट टर्म कैश फ्लो का तो यहाँ से मैनेज हो गया। या मैनेज किया जा सकता है कैसे, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो, अपनी वर्किंग कैपिटल रेशियो को मॉनिटर करके, मीन अपने इन्वेंट्री डेज देखना, डेटर डेज देखना, क्रेडिटर डेज देखना। अगर इन्वेंट्री डेज जरूरत से ज़्यादा जा रहे हैं तो स्टेप्स देना कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये इन्वेंट्री डेज के ऊपर हर वक्त दिमाग लड़ाते रहना कि कैसे इनको एक दिन भी कम किया जा सकता है, डेटर डेज को कैसे एक दिन भी कम किया जा सकता है, क्रेडिटर डेज को कैसे एक दिन भी ज़्यादा किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, आपकी शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मैनेज हो जाएगी, लिक्विडिटी रिस्क आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। क्या करें, तो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या है, अरेंज करना बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर लाइन ऑफ क्रेडिट, या क्या करना, मॉनिटर करना वर्किंग कैपिटल रेशियो लाइक इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज एंड ट्राई टू मैनेज दैट। या अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल को रिड्यूस करना, वर्किंग कैपिटल साइकिल को रिड्यूस करना, क्यों, जितना रिड्यूस होगा उतनी आपकी शॉर्ट टर्म कैश फ्लो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। सो क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के हमारे पास बुक में 4 टूल्स हैं। सेटिंग क्रेडिट लिमिट्स, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द डेटर, ऑब्टेनिंग गारंटी अगेंस्ट क्रेडिट, क्रेडिट इंश्योरेंस, या कुछ अदर टूल्स हैं, फैक्टरिंग, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के 2 टूल्स हैं, अरेंजिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या लाइन ऑफ क्रेडिट विद द बैंक, और मॉनिटरिंग वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड ट्राई टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल साइकिल। चैप्टर 13 खत्म, चैप्टर 1 to 14 खत्म हो गया, 16 17 खत्म हो गया, एक चैप्टर 15 रह गया, बजटिंग। एंड पे क्यों रखा हुआ था, ताकि कुछ लोग अगर कॉस्ट साथ साथ पढ़ रहे हैं तो वो कॉस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट ले चुके हों, क्यों, बजटिंग के अंदर थोड़े बहुत कॉस्ट के कॉन्सेप्ट चलते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स क्या होते हैं, डायरेक्ट लेबर क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है, ये कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से यूज़ होते हैं बजटिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से, इसलिए इसको एंड पे रखा गया। टेस्ट हमारे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से। पहला टेस्ट चैप्टर 11 और 13 का है, क्यों, रिसेंट अभी पढ़े हैं तो पहला टेस्ट इनका होगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट है चैप्टर 1 2 3 और 6। अब चैप्टर 1 में से करना क्या आपको, जस्ट हेडिंग के नाम और उनके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जस्ट हेडिंग के नाम और उनके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। 2 में भी बिल्कुल ऐसी, 3 में भी सोशल फैक्टर क्या क्या है, कल्चरल फैक्टर क्या है, हेडिंग के नाम और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। 4 और 5 में गए तो वहां पे हमें कुछ डिटेल चीजें चाहिए। अब 5 में भी ऐसी हेडिंग का नाम और कॉन्सेप्ट है, लेकिन 4 के अंदर हमारे पास कुछ बड़े टॉपिक हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी क्या है, डाउन साइजिंग, डी लेयरिंग, आउटसोर्सिंग, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, ऑनलाइन सोशल मीडिया, बिग डाटा। इम्पैक्ट ऑफ
टेक्नोलॉजी ऑन वर्किंग मेथड के 3 पॉइंट थे। मीन 4 और 5 में आईटी कंट्रोल्स एक टॉपिक है हमारे पास, इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप का हमारे पास एक टॉपिक है। तो 4 में काफ़ी टाइम लगेगा आपका, क्यों, वहाँ पे टॉपिक हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हाँ, 5 एक छोटा सा चैप्टर था। 1 2 3 को देखा जाए तो छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक लेक्चर में हमने भी सम अप किए हुए हैं। तो सिर्फ हेडिंग के नाम पता होने चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मीन रटे शटे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा चांस है कि चैप्टर 1 to 6 में से पेस्टल का एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट होगा, पेस्टल का एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और अगर वो आ जाता है तो उसके बाद थ्योरी टेस्ट करना एग्जामिनर के लिए मार्क्स नहीं बचते। लास्ट टाइम उसने 7 नंबर के लिए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्वेश्चन टेस्ट किया, क्यों, पेस्टल का क्वेश्चन नहीं था पेपर। तो 1 to 6 में से सिर्फ क्या था, 7 नंबर का एक क्वेश्चन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अदरवाइज अगर पेस्टल का क्वेश्चन होता तो ये पूछने की उसे जरूरत ही नहीं पड़नी थी। क्यों, अब इन चैप्टर की वेटेज जितनी मैक्सिमम दी जा सकती है ना, आगे चैप्टर 7 8 ज़्यादा टॉपिक है उनके अंदर। वैल्यू चेन मॉडल है, 5 फोर्सेस मॉडल है, स्वॉट मॉडल है, बीसीजी मैट्रिक्स है। तो ये मॉडल सारे के सारे वो छोड़ दे ऐसे पॉसिबल नहीं है। इनमें से कोई 1 2 मॉडल तो टेस्ट होने ही होंगे। फिर आगे चैप्टर 9 में भी 3 मॉडल है, ट्रिपल है, टक्कर है, कोर्स ऑफ एथिक्स है, वो भी टेस्ट करना है। ठीक है, तो चैप्टर 1 to 5 में थ्योरी हमें 1 2 3 और 5 में हेडिंग सिर्फ लर्न करनी है। हाँ, 4 में आईटी कंट्रोल्स हैं हमारे पास, वो लर्न करने हैं, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो लर्न करना है, और इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी वो एक टॉपिक हमें लर्न करना है। मीन 4 थोड़ा बड़ा चैप्टर है। हाँ, बाकी छोटी छोटी हेडिंग आपने लर्न करनी है। बाकी आगे ऑनवर्ड क्या क्या है, टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर चलते जाओगे आने वाले 11 दिन, तो काफ़ी हद तक पेपर पकड़ में आ सकता है। जो कमियां कोताहियां हैं, अगर वो हम एक एक दिन लगा के साथ साथ कवर कर लें तो काफ़ी हद तक पेपर पकड़ में आ सकता है। थ्योरी मसला है इस पेपर का स्टूडेंट्स के लिए। मार्केट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को थ्योरी मसला है, क्यों, ज़्यादातर जगहों पे एमएफए पढ़ा रहे हैं कॉस वाले टीचर, और कॉस वाले टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने ये बीएम वाली थ्योरी ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं, और उन्होंने समझा कि शायद ये बीएम बीएस है। तो बीएम बीएस नहीं है, ये बीएमएस फाइनल का लेवल है, बल्कि फाइनल से भी ऊपर का लेवल है। तो फंस गए वहाँ पे, टीचर भी फंस गए। जब टीचर फंस गए तो स्टूडेंट भी फंसे हुए हैं। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखा जाए तो एक पेस्टल मॉडल है, एक 5 फोर्सेस है, एक वैल्यू चेन है, एक स्वॉट है, एक बीसीजी मैट्रिक्स है, एक लाइफ साइकिल मॉडल है। कितने हो गए, 6 मॉडल हो गए। एक ट्रिपल है, एक टक्कर है, कोर्स ऑफ एथिक्स है। ये कोई 10 मॉडल बनते हैं। इन 10 मॉडल के 2 2 3 3 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिए जाए मॉडल की अंडरस्टैंडिंग लेके, तो इनमें से 3 क्वेश्चन तो पेपर में आने ही आने हैं। कितने मार्क्स के, मिनिमम भी 25 नंबर के। और यहाँ से थ्योरी जो टेस्ट होनी है वो मैक्सिमम होनी है 35 नंबर की, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। तो अगर 25 नंबर की 3 मॉडल के क्वेश्चन बंदा कर ले और अच्छी तरह से कर ले, तो मेरे ख्याल से 20 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। और इस 35 में से अगर आपने सपोज एमसीक्यू के तुक्के छोड़ के 20 नंबर ले लिए, तो क्या थोड़े? पता नहीं स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज है। कंफ्यूज सिर्फ इसलिए है कि इसे प्लान नहीं कर रहा करना क्या है। ये 10 मॉडल को पकड़ना है बारी बारी, हर मॉडल के 3 3 क्वेश्चन बुक में हमारे पास हैं, वो कवर करने, आज से अटैम्प्ट करने। और 3 नहीं 4 मॉडल के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। लास्ट टाइम ट्रिपल ए का क्वेश्चन था, कोर्स ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन था, 5 फोर्सेस का क्वेश्चन था। ट्रिपल ए नहीं, सॉरी, बीसीजी का क्वेश्चन था, 5 फोर्सेस का क्वेश्चन था, कोर्स ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन था। इन 3 मॉडल के क्वेश्चन थे। इस दफा भी 3 नहीं बल्कि 4 आएंगे। तो अगर ये 10 मॉडल जो हैं इनके 3 3 क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लिए जाए तो थ्योरी कवर होगी, खत्म होगी बस। हम बाकी चैप्टर 1 2 4 5 एक दफ़ा रीड कर लो, एक दफ़ा एक लेक्चर सुन के उसकी हेडिंग बस नाम याद कर लो, ताकि अगर पेपर में 5 7 नंबर के लिए एग्जामिनर पागल हो जाए
क्या ख्याल है? जो कि होना नहीं बनता, अगर हो भी जाए तो आप कुछ ना कुछ तो लिख लो ना, कम से कम हेडिंग के नाम लिखने से पूरे नहीं तो अधूरे नंबर तो ले लोगे। 5-7 नंबर में से चलो 5-7 पूरे नहीं तो कोई 3-4 भी ले लोगे तो बढ़िया, इतनी चाहिए हमें, 2 ले लो वो भी बढ़िया, ताकि बिल्कुल खाली ना छोड़े। मेनली क्या करना है, ये मॉडल के 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, अदरवाइज थ्योरी कोई मसला नहीं है। हाँ, चैप्टर 11 चैप्टर 13 वो पूरा करना है। क्यों? वो ग्रिड ही बहुत बड़ी है, मार्क्स वाइज बड़ी है, चैप्टर वाइज छोटी है। क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14 5 चैप्टर हैं, 45 से 55 नंबर की वेटेज है इसकी मिनिमम। अगर 45 भी टेस्ट करने हैं उसने तो 5 चैप्टर हैं, किसे छोड़ेगा? वैक को छोड़ेगा नहीं, फॉरेस्ट का क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, स्टैट का क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। तो अगर 10-10 नंबर के इन तीनों के क्वेश्चन पूछ ले, बाकी फिर 15 नंबर बच गए, अब वो क्या करे? 11 और 13 बच गए। क्या कहना है? लास्ट टाइम उसने 11 और 13 छोड़ दिए, नहीं टेस्ट किए, 11 और 13 नहीं टेस्ट किए, उसने इन्हीं के अंदर ही 3 चैप्टर के अंदर ही मार्क्स पूरे करने की कोशिश की। 12 नंबर के लिए स्टैट पूछ ली, तो 12-13 नंबर के लिए वैक पूछ लिया, 12-14 नंबर के लिए उसने फॉरेक्स पूछ लिया। क्या कहला? उसके बाद चैप्टर 16, 15, 16, 17 3 चैप्टर हैं और बड़े चैप्टर हैं, छोटा क्वेश्चन वहां पे बन ही नहीं सकता। बस्टिंग 10 से छोटा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। 10 नंबर का क्वेश्चन मीन बच्चों वाला क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन बस्टिंग का 15 नंबर से ऊपर ही बनता है। एनपीवी का 10 नंबर का क्वेश्चन मीन बच्चों वाला क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन उसका भी 15 नंबर से ऊपर ही बनता है। तो फिर वर्किंग कैपिटल फिर बीच में रह गया, तो लास्ट में उसने बजटिंग छोड़ दिया, वर्किंग कैपिटल और एनपीवी का क्वेश्चन टेस्ट किया उसने। इस दफ़ा चांस है वर्किंग कैपिटल को शायद छोड़ेगा, बजटिंग और एनपीवी का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है तीनों ही टेस्ट कर ले, ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, हो सकता है तीनों ही टेस्ट कर ले। ये जो न्यूमेरिक एरियाज है ना, एक स्टैट, वैक, फॉरेक्स, एनपीवी, बजटिंग, ये 5 एरियाज आपके इतने अच्छे होने चाहिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वहाँ से 100% नहीं तो 80% मार्क्स आपको लेने हैं। और यहाँ से अगर आपने 80% मार्क्स ले लिए, 80% मीन ये 50 नंबर मिनिमम में से 40 ले लिए, तो पेपर फेल करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर ये 5 न्यूमेरिक एरिया में से आपने मार्क्स सिक्योर नहीं किए तो फिर पेपर पास करना बड़ा मुश्किल है। ये पेपर पास करना इतना औखा काम नहीं है, अगर थोड़ा सा मैनेज करके चला जाए कि न्यूमेरिक एरिया अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करो। थ्योरी में क्या करो, 10 मॉडल के 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एक दिन में बैठ के एक नहीं 3 मॉडल के 3-3 क्वेश्चन हो जाते हैं अगर एक दिन बैठ जाओ तो। ये 10 मॉडल हैं, 3 दिन में ये सारे कवर हो जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए कि क्या एक क्वेश्चन करोगे अगला उससे मिलता जुलता ही है, और 4 मॉडल नहीं 3 भी अगर आ गए, कितने नंबर के? 25 नंबर के, तो इतने गंदे नहीं हो गए कि आप 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ और 25 में से 18 या 20 नंबर ना ले सको। इन पेपर प्लान करके चला जाए तो पास करना बहुत इजी है। एग्जामिनर ने पास करने का बहुत अच्छा चांस दिया हुआ है, स्पेशली न्यूमेरिक एरियाज के थ्रू। हाँ, अगर आपके न्यूमेरिक एरियाज गंदे हैं तो फिर तो आप गोली चलाएगा। मीन वह का क्वेश्चन आ जाए आपको कि मुझसे अटैम्प्ट नहीं होगा, फॉरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए अटैम्प्ट नहीं होगा, एनपीवी का क्वेश्चन आ जाए अटैम्प्ट नहीं होगा, बजटिंग का क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा सकोगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया है, तो फिर गोली चलाएगा। इसलिए प्लीज़ कोशिश करें अपने किबले थोड़े से दुरुस्त करें, दिमाग को समझाएं कि पेपर पास करना मुश्किल नहीं है। अगले 11 दिन हम डेली बेसिस पे जो हमारे पास टेस्ट शेड्यूल है वो अगर लगा दें, थोड़ा स्टडी का टाइम बढ़ा के, थोड़ा फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन का टाइम कम करके, क्या ख्याल है, घर में बात करना अगर हम 11 दिन थोड़ी कम कर लें, हाँ, फजूल टाइम इधर उधर जो देते हैं वो थोड़ा सा कम कर लें, मौसम बहुत अच्छा है, इंजॉय ना भी करें तो बाद में इंजॉय होता रहेगा, दोबारा भी बारिशें होंगी, हाँ, सर्दी भी आगे आ जाएगी और मौसम अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से पढ़ाई कर लें, अगर 11 दिन इस पेपर को दे दें तो पेपर
पास हो सकता है। भाग जाओ, मंडे को मिलते हैं।